आपके लिए वियोजी प्रसामान्य रूप और संयोजी प्रसामान्य रूप बताए थे। अब उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे। बातें नहीं, बस आवाज बंद कीजिएगा। दो तरीके हैं, पहला और दूसरा, है ना। मैंने कहा था कुछ नहीं तो कुछ तो करके आना। सुनिए, अब जैसे वियोजी प्रसामान्य रूप और संयोजी प्रसामान्य रूप की बात कर रहे थे हम, तो वियोजी प्रसामान्य रूप के बारे में और संयोजी प्रसामान्य रूप के बारे में हल करने के लिए क्वेश्चन समझें। समझे जरा, ये कोई क्वेश्चन दिया है, इसकी हेल्प से आपको वियोजी प्रसामान्य रूप और संयोजी प्रसामान्य रूप दोनों ज्ञात करने। तो देखिए, वियोजी प्रसामान्य रूप के बारे में हमने बात की थी आपसे कि जितने भी न्यून पद होते हैं उनका योग क्या कहलाता है, वियोजी प्रसामान्य रूप, और जितने भी अधिक पद होते हैं उनका गुणन क्या कहलाता है, संयोजी प्रसामान्य रूप। तो सबसे पहले हम न्यून पद और अधिक पद निकालेंगे। न्यून पद में क्या होता है, न्यून पद में गुणा में लिखे जाते हैं प्लस में। तो ध्यान रखना, न्यून पद में जितने भी x1 x2 हैं, x1 x2 जितने भी चरों में हो उन सबको क्या है, गुणा में लिखा जाता है। लेकिन अधिक चर में क्या करते हैं, उनको प्लस में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो आप समझेंगे, सबसे पहले दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो है संक्रिय सारणी, एक तो यानी संक्रिय सारणी छोड़ो, आप ये कहें कि एक तो टेबल बना करके होता है, एक बगैर टेबल के है। सबसे पहले हम टेबल के आधार पर वियोजी और संयोजी दोनों ही फॉर्म को बता दे रहे हैं, एक ही सवाल में दोनों को करा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपको दूसरे मेथड से भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये यूनिट लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, कुछ भी नहीं बचने देंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ भी नहीं बचने दें। ठीक है ना। और देखिएगा, अपने पास यहाँ कितने चर हैं, 3 चर हैं, x1 x2 x3। बोर्ड पे ध्यान, x1 x2 और x3। किसी भी सिक्के को ऊपर फेंका जाए, एक सिक्के को 3 बार, तो कितनी कंडीशन बनती है, 8 बनती है ना। ठीक है, पता तो है ना 8 बनती है, नहीं पता हो तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, वो 8 कंडीशन कैसे होंगी। हो सकता है सभी के मान 1 1 1 हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास बूलियन बीजगणित में केवल 2 ही संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, 0 और 1। किसके बारे में, 0 और 1 के बारे में। अब देखिए 0 और 1 के बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ हो सकता है कि 1 1 0 या 1 0 1 या 0 1 1 या 0 0 1 या 0 1 0 या 1 0 0 और या इसके अलावा कोई और कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, अब आपके पास जो वैल्यू दे रखी है ना x1 प्लस x2, तो x1 x2 x3 है ना, इसमें x1 x2 x3 की जगह इन मानों को रखना। तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 डॉट 1 डैश प्लस 1। ठीक है ना। एक ही लाइन में सॉल्व कर रहे हैं, इधर समझा दे रहे हैं डिटेल में। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 तो नहीं होता ना। ठीक है, क्योंकि a प्लस ए होता है ना। हाँ, डॉट में कितना, 1 डैश का मतलब 0 प्लस 1, तो 1 डॉट 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। अरे a प्लस 0 बराबर है, तो क्या होगा फिर 1 डॉट 1 कितना होता है, 1। तो यहाँ कितना आया, ये 1। ऐसे ही क्या करोगे, यहाँ देखिए 1 प्लस 1 रखोगे ना x1 x2 की वैल्यू, और डॉट में कितना है, x1 डैश, x1 यानी x1 की वैल्यू 1 है तो 1 डैश प्लस x3 यानी 0। कोई दिक्कत तो नहीं, कितना बना ये 0, क्योंकि आप समझ जाओ ये 0 बनेगा, 1 डैश 0
0 प्लस 0 0 आएगा, 0 का डॉट किसी से भी करो तो 0 आता है ना। ऐसे ही क्या आएगा, यहाँ भी रखो x1 की जगह 1 प्लस x2 की जगह 0, तो 1 प्लस 0 डॉट x1 डैश यानी 1 डैश प्लस x3 कितना है ये 1। अच्छा ये बताइए 1 प्लस 0 1 होगा और यहाँ 0 प्लस 1 है 1 होगा, 1 डॉट 1 कितना आएगा 1, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ वैल्यू रखें कितना आएगा 0 प्लस यहाँ रखोगे x2 की वैल्यू 1 डॉट और कितना आएगा x1 डैश यानी 0 डैश प्लस x3 यानी 1। आता देखो ये 1 होगा ना, 1 प्लस 1 1 होगा और ये 0 प्लस 1 1 होगा और 1 डॉट 1 1। ऐसे ही यहाँ रखें x1 की वैल्यू 0 x2 की वैल्यू 0 और डॉट x1 डैश यानी 0 डैश प्लस x3 यानी 1। तो देखो ये 0 आएगा, 0 का किसी से भी करो तो 0। और देखिए फिर कितना ये x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 1 और क्या आएगा x1 डैश यानी 0 डैश प्लस में कितना x3 यानी 0। अच्छा ये बताओ ये 0 डैश यानी 1 होगा तो 1 प्लस 0 और यहाँ 0 प्लस 1 तो 1 डॉट 1 1। अच्छा इसके बाद में देखिए नेक्स्ट x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 0 डॉट में कितना 1 डैश प्लस x3 कितना आएगा ये 0 बनेगा, 0 प्लस 0 0 0 को इससे डॉट करोगे तो 0 और क्या आएगा 0 प्लस 0 और 0 डैश प्लस 0 तो ये भी 0 ही आया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या, बता दो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब देखो वियोजी और संयोजी प्रसामान्य रूप जब ज्ञात करते हैं ना तो आप पहले न्यून पद और अधिक पद निकालते हैं। किनको निकालेंगे, न्यून पद और अधिक पद। तो देखिए अधिक पद निकालने के लिए तो हम उन अवयवों को देखते हैं जिनके सामने 0 है, यानी उन पंक्तियों को देखते हैं जिनमें फलन का मान क्या हो 0। और न्यून पद निकालने के लिए उन अवयवों को देखते हैं या उन पंक्तियों को देखते हैं जिनके सामने मान कितना हो 1। तो 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है इस सवाल में देखो 4 तो 1 1 के अंक है और 4 ये 0, जरूरी नहीं है बराबर बराबर हो, समझे कि नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ अधिक पद कैसे निकालेंगे। अतः सारणी से पहले न्यून पद बराबर कितने होंगे, ध्यान देना 1 यहाँ ना इसके सामने। तो क्या करोगे आप, देखो न्यून पद जब निकालते हैं ना तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, गुणन की फॉर्म में। तो ऐसा करो कितनी जगह 0 है, वो कितनी जगह 1 1 के अंक है 4 जगह, तो ऐसे 4 बना लो आप। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ बस इसको। x1 x2 x3 कितनी जगह लिख दो 4 जगह, x1 x2 x3 4 जगह लिख दिया ना। अच्छा और अधिक पद निकालोगे ना, अधिक पद भी तो निकाल लेना। हमने कहा ना आपको एक ही सवाल में 2 चीजें करा रहे हैं। तो देखो अधिक पद कितने हैं, इसके लिए भी क्या करोगे कितनी 0 है, इसके लिए 0 देखते हैं तो 0 कितनी है 4 है ना। तो इसमें अच्छा अधिक पद में कैसे लिखते हैं, प्लस लगा के। तो इसमें x1 प्लस x2 की फॉर्म है इस तरह से 4 बार लिख लो। अब आप ऐसे तो नहीं सोच रहे ऐसे कैसे लिखा रहे हैं, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, अभी इनमें कुछ होगा परिवर्तन। x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दिया हमने 4 बार। देखो जब न्यून पद निकालते हैं तो हमने क्या बताया, 1 को देखते हैं। 1 को देखो 1 1 है ना सब जगह, सब जगह 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ो। फिर इसके सामने देखो यहाँ 1 है, x1 पे 1 है, लेकिन ये 1 नहीं है तो इसको 1 बना सकते हैं ना, 1 डैश कर सकते हैं ना 0 को। 1 डैश का मतलब दूसरे नंबर पे डैश, ठीक है ना। अरे ये 0 है ना, ये 0, जैसे 0 को 1 डैश लिखोगे कि नहीं दूसरे नंबर पे जो, तो इसका मतलब x2 की जो वैल्यू है ना ये पूरक है, अर्थात x2 का डैश है और ये 1 है ही, तो इसको यूं ही रहने दो। फिर देखो इसके सामने 1 1 देखो किस पे नहीं है 1, यहाँ नहीं है x1 पे, तो इसे x1 का डैश कर दो। फिर देखना इसके सामने किस पे नहीं है 1, इन दो पे नहीं है ना x1 और x3 पे, तो x1 x3 पे डैश कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। ऐसे ही देखो अधिक पद में क्या बताया हमने कि इसको देखते हैं शून्य को, शून्य देखोगे तो किसके सामने नहीं है शून्य, x1 और x3 x2 के सामने नहीं है ना शून्य, तो x1 और x2 पे क्या लगा दो पूरक। यहाँ देखो किस पे नहीं है शून्य, इन दोनों में है, इस पे नहीं है ना x3 पे, तो x3 पे डैश लगा दो।
और यहाँ किस पे नहीं है शून्य, यहाँ x2 पे नहीं है ना, तो x2 के लिए सॉरी किस पे नहीं है शून्य, x1 पे नहीं है ना, तो x1 पे पूरक लगा दो। और यहाँ किस पे नहीं है शून्य, सब पे है, तो किसी पे कुछ भी ना करो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको क्या बताया था हमने, वियोजी प्रसामान्य रूप, वियोजी प्रसामान्य रूप। तो वियोजी प्रसामान्य रूप में क्या बताया हमने, लिखते हैं इसको f ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू f ऑफ x1 x2 x3 लिखा ना, क्या करेंगे इसको x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3, ठीक है ना, क्या लिखोगे, सॉरी अभी आप वियोजी प्रसामान्य रूप लिख रहे हैं ना, तो ऊपर जो ये न्यून पद है ना, न्यून पद, इनको प्लस 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 लगा के लिख दो, मतलब न्यून पदों का योग। तो न्यून पदों का योग कितना है, x1 डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डॉट x2 डैश डॉट x3 प्लस x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या, वियोजी प्रसामान्य रूप। अब क्या लिखना है हमें, संयोजी प्रसामान्य रूप। संयोजी प्रसामान्य रूप में क्या करते हैं, सवाल करते हैं ना, देखो कितना लिखोगे इसको, संयोजी में क्या करते हैं, ये जितने भी अधिक पद है ना, इनमें गुणाकार चिन्ह लगा के लिखते हैं, कैसे, ऐसे x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डॉट, डॉट में कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डॉट, और क्या लिखेंगे फिर x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 और x1 प्लस x2 प्लस, ठीक है ना, नोट कर दो। सवाल हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को, नोट करें, सारे सवाल ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही होंगे। उन्नीस तारीख है ना आज, 20 हो गई ना।
हो गया क्या नोट? हो गया ना नोट? अब देखो इसका एक और मेथड बताएंगे। नेक्स्ट देखें आप। अब बगैर टेबल के बताएंगे आपको इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना? क्वेश्चन तो यही रहेगा, लेकिन इसको बगैर टेबल के बताएंगे। समझे आप? इसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हम एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन देखो, बात नहीं लड़ा, देखिए इसमें एग्जांपल है ये 9.11.1 का पार्ट फर्स्ट, f of x1 x2 x3। इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में कुछ बुकों में मिस्टेक दे रखी है। अभी देखते हैं इस सवाल में भी मिस्टेक है या नहीं। ये क्या है? ये आवाज क्यों कर रहे हो तुम? x2 पे डैश है ना। फिलहाल अभी तो हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे।
जो भी लिख दिया है अभी तक तो वही सही है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी सरल हो उतना सरल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको जितना भी सरल हो जाए उतना सरल करते हैं, ठीक है ना। वियोजी प्रसामान्य में तो देखें इसको ध्यान देना, ये बीच में प्लस है ना, तो ये प्लस डॉट में बदल जाएगा ना, x1 डैश प्लस x2 डैश का होल डैश हो जाएगा, ये डैश यहाँ भी आ जाएगा और इसके डैश का डैश होगा तो यही रह जाएगा ना, a डैश का डैश a होता है ना, तो इसको लिखोगे x2 प्लस x3 डैश, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका होल डैश है ना, तो इसको क्या लिखोगे, x1 डॉट x2 लिख दें, क्योंकि x1 के डैश का डैश होगा तो x1 आएगा, प्लस डॉट में हो जाता है, और x2 के डैश का डैश क्या होगा, x2, कोई दिक्कत नहीं ना। और डॉट में कितना है ये x2 प्लस x3 डैश, ऑपरेट करो इसको, यानी बंटल लगाओ, क्या आएगा x1 x2 डॉट में x2 प्लस x1 x2 डॉट में, अच्छा ये तो हमेशा ही रह जाता है, मतलब जब भी कराते हैं ना इस सवाल को तो पता नहीं इसकी याद सी नहीं रहती। अब सुनो, इसमें यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सातर लगाएं, x1 x2 डॉट x2, अरे x2 ही रहेगा ना, प्लस में कितना है ये x1 x2 x3 डैश, प्लस में x2 डॉट x3, क्या लिखोगे इसको x1 x2 प्लस x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश प्लस x2 डॉट x3। अब क्या करते हैं पता है, पता होता तो पढ़ते क्या। देखो जरा इसमें क्या नहीं है, x3 नहीं है ना, तो जो नहीं है उतने ही 1 का गुणा कर दो। अगर गलती से ऐसा होता ये, तो यहाँ कौन नहीं था x2 x3, तो x2 x3 नहीं थे तो 2 बार 1 का गुणा कर देते, एक की जगह क्या लिखते, जैसे इस एक की जगह में आगे क्या लिखूंगा, देखो x1 डॉट x2 डॉट x3 प्लस x3 डैश, इस एक की जगह, और यहाँ पर एक की जगह क्या लिखते हैं फिर x2 प्लस x2 डैश और x3 प्लस x3 डैश, लेकिन ऐसा अभी यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ कितना है, x1 x2 x3 डैश प्लस यहाँ कौन नहीं है x1, तो 1 से गुणा कर दो x2 x3, क्या बनेगा ये, इसमें 1 की जगह x3 डैश कर दिया, यहाँ प्लस में x1 x2 और x3 डैश, यहाँ 1 की जगह कितना, ठीक है ना, क्या बनाइए x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x3 डैश प्लस x1 x2 x3 डैश प्लस, और क्या आएगा ये x1 x2 x3 प्लस x1 डैश x2 x3। अच्छा देखो दो समान होते हैं तो एक ही तो लिखा जाता है a प्लस a से, कोई दो समान है क्या, अरे ये भी समान है ना, समान ही तो है ये, कुछ रह रहा है क्वेश्चन, चलो देखो कितना बना, फिर इन दोनों में से तो एक लिखोगे ना, ठीक है, और इन दोनों में से एक को लिखोगे ना, इन दोनों में से, और ये बचा लास्ट में x1 डैश x2 डॉट, नोट करो, हाँ हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पहले जितना हो सके उतना सरल करते हैं और न्यून पदों की फॉर्म में बदलते हैं, वियोजी प्रसामान्य रूप में निकालना है तो न्यून पदों की फॉर्म में सरल करते हैं, संयोजी में निकालना है तो अधिक पदों की फॉर्म में करें।
देखेंगे आप नेक्स्ट समझो आप। अभी हम संयोजी प्रसामान्य रूप के लिए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो संयोजी प्रसामान्य रूप के लिए एक एग्जांपल है इसमें। संयोजी प्रसामान्य रूप दो तरीके बताए जा रहे हैं आपको, कोई सा भी कर सकते हो एग्जाम में। इसका पार्ट फर्स्ट है, एग्जांपल है 9.11.2 का एग्जांपल फर्स्ट ये है f ऑफ x1 x2 बात है नहीं पर x1 प्लस x2 और डॉट में x1 डैश प्लस x2 डैश और डॉट में x1 इतना दिया है, ठीक है ना। ये बताइए ये कौन सा नियम होता है, अवशोषण a डॉट a प्लस b बराबर क्या होता है, a आता है, ठीक है। देखो तब आगे समझेंगे। इसमें ये बनेगा x1 को क्रमण में लगा साधन लगा करके आगे लाए x1 प्लस x2 डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश, तो क्या बनेगा यहाँ इन दोनों में अवशोषण से x1 आएगा ना, डॉट में कितना x1 डैश प्लस x2 डैश। इस x1 को क्या लिखोगे, उतने ही जीरो जोड़ते हैं जितने की चर नहीं हो। इस x1 में क्या नहीं है, ध्यान दो, ये देखो गुणन की फॉर्म में ना, किस फॉर्म में, गुणन की फॉर्म में। तो गुणन की फॉर्म में तो इसको क्या लिखेंगे, गुणन की फॉर्म में है तो जीरो जोड़ेंगे और आधे के पूरक चर है ना, इसी फॉर्म में रखते हैं। लेकिन एक और बात तो सुन लो, कितने चर हैं, दो ही तो चर हैं x1 x2, तो दो ही चरों की फॉर्म में लिखेंगे x1 डैश प्लस x2 डैश। क्या आएगा ये x1 प्लस जीरो को क्या लिखोगे, x2 नहीं है तो x2 डॉट x2 डैश, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब देखो इसमें और क्या ये x1 डैश प्लस x2 डैश लगाइए बंटनता, x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 डैश, और कितना है x1 डैश प्लस x2 डैश, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समान है क्या, नहीं है ना, कोई दो समान तो नहीं है ना, हो गया ये आधे ये हो गया संयोजी प्रसामान्य रूप। देखो x1 x2 की फॉर्म में और गुणन की फॉर्म में, और ये आधे के पूरक चर हैं, आधे के पूरक चरों का क्या हो रहा है, ये डॉट ही तो हो रहा है, ये डॉट ही तो हो रहा है। करो तो इस तरह से आपको सवाल करने थे, इसके और भी करने आपको ऐसे ही। मैंने आपको पहले भी कहा दो मेथड बताए आपको, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो एग्जाम में, कुछ नहीं आए तो कुछ तो करना, एक पेपर में जरूर आएगा, फिक्स है। एक प्रमेय है आपके में 9.7.3, देखिए उसे, जो बोलिए बीजगणित बी होता है ना, तो बी की जगह एल लिख दो और
प्लस और माइनस होते हैं ना, नहीं मिल रही कृष्णा वाली 9.1 जहां है ना, उस 9.1 को निकाल लो और दूसरे पेज पे देख लो उसी को। देखो मूल्य बीजगणित बी जो होता है ना, बी प्लस डॉट डैश 0 और 1, देखो क्या करना है, अंतर कितना है, एल की जगह बी है और प्लस की जगह ये चिन्ह आएगा और डॉट की जगह ये चिन्ह और डैश है ही, 0 की जगह 0, 1 की जगह 1 कर दो। देखो प्रूफ को ऐसा ही हो रहा है कि नहीं, प्रूफ में देखो ऐसा ही है ना, इंपोर्टेंट प्रमेय लगा देना ऐसे। 9.7.3 महत्वपूर्ण प्रमेय ये आती रहती है और इस बार आ भी सकती है। रटवे को यहाँ है का है। एक बात बताना, मूल्य बीजगणित बी में क्या था सबसे पहले प्रमेय में, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और दूसरा क्या था, a डॉट बी बराबर बी डॉट ए। अब इसमें क्या है, प्लस की जगह क्या लगाना है, ये चिन्ह, तो ये करना है ऐसे और ऐसे, दूसरा लगाना है डॉट की जगह क्या है चिन्ह, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे ही तो लिखा गया है। देखो उसमें सभी नियम ऐसे ही लिख देने, ये चिन्हों को लगाते हुए, बस हो गई प्रूफ, और कुछ नहीं है। बस 5 प्रॉपर्टी बताई थी ना, उन प्रॉपर्टीज में ये चिन्ह काम में ले लेने बस। इस तरह से ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब आ जाइए किस पर, यूनिट नंबर 5। अभी पहली बच रही है ना, अरे पहली यूनिट बच रही है आपकी अभी। अब यूनिट 5 पे आ जाइए और 5वें नंबर की यूनिट है ना, हाँ जनक फलन। क्या 9.2 एक्सरसाइज करनी है, एक सवाल आता है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालें संख्यांक फलन को। पहले आप चैप्टर का नाम डाल दो, चैप्टर नंबर 11 है, यूनिट नंबर 5 है, और चैप्टर का नाम लिखोगे संख्यांक फलन कॉमा, चैप्टर का नाम लिखें संख्यांक फलन कॉमा जनक फलन एवं संख्यांक फलन कॉमा जनक फलन एवं पुनरावृत्ति संबंध, संख्यांक फलन कॉमा जनक फलन एवं पुनरावृत्ति संबंध। लिखोगे हेडिंग डालो विविक्त संख्यांक फलन, विविक्त संख्यांक फलन। और इसमें लिखेंगे एक फलन जिसका प्रांत पूर्ण संख्याओं का समुच्चय तथा परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है।
तो वह फलन विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है। तो वह फलन विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है। इसे संख्यांक फलन भी कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, संख्यांक फलनों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के गहरे छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। डार्क बोल्ड, छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं या गहरे छोटे अक्षरों थोड़ा गहरा कर देना, A, B, C से व्यक्त करते हैं। जैसे a equal to 2r plus 1, b equal to 2 की पावर r plus 5, c equal to 3r square plus 2r plus 2 आदि। हो गया ना इतना? व्यापक रूप में संख्यांक फलन A को A1 A2 A3 डॉटेड लगा देना से व्यक्त करते हैं। लिख दिया ना? हेडिंग डालो जनक फलन। हेडिंग डालो जनक फलन और इसे पढ़ोगे आप अगली मीटिंग में।